नाजरीन, आपका इस्तकबाल है फिर एक बार हम बदलेंगे देश बदलेगा के इस प्रोग्राम में। हमारे साथ एक नई हस्ती जुड़ने वाली हैं। आपको ये जानकर खुशी होगी, जिस सब्जेक्ट को लेकर हमने इस प्रोग्राम को शुरू किया था, हम बदलेंगे देश बदलेगा, यहाँ हमें यह समझना होगा कि हिंदुस्तान में अगर बदलाव आएगा तो हिंदुस्तानियों में हम बदलाव की कोशिश करनी चाहिए। उसी सब्जेक्ट को लेकर हाउ टू एम्पावर द पीपल ऑफ इंडिया, ये सब्जेक्ट से हम जुड़ेंगे श्रीमती रंजना कांति जी से। मैं आपको वेलकम करता हूं कि आप हमारे शो पर आई। इट्स सो नाइस टू हैव यू ऑन आवर शो। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं मैडम कि प्लीज़ टेल अस, आप बताइए कि आपको ये इंडिया रीडिफाइन का जो मूवमेंट है, जो सोशल एक्टिविटी के लिए आपने अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को, अपना समय को जोड़ा है, उसके लिए आपने ये इंस्पिरेशन कहाँ से लिया? मुझे जहाँ तक याद आता है, शायद बचपन की 5-6 साल की उम्र के बाद कोई समय ऐसा नहीं था मेरी ज़िंदगी में जब मुझे लगता था कि मेरे इंटरेस्ट जो है वो मेरे फ्रेंड्स, फैमिली, स्कूल और घर के बियॉन्ड नहीं रहे हो। हमेशा से ही ऐसा था कि इंटरेस्ट जो है वो क्या हो रहा है, खासकर उन लोगों की लाइफ में जो थोड़ा अंडर प्रिविलेज्ड हैं। उस वक्त मुझे उम्र बहुत कम थी, मुझे नहीं समझ आता था कि मुझे क्यों दुख होता है कि मेरे घर में जो लोग जो काम करते हैं, कमला, उसके बच्चे हमारे लेफ्ट ओवर खाना कैसे ले लेते हैं, हमारे जो टॉयज़ हम नहीं खेलते हैं उन टॉयज़ से कैसे खेलने लगते हैं। फिर मुझे याद आता है स्कूल में शायद 3rd-4th स्टैंडर्ड में थी, मैं हमेशा देखती थी कि स्कूल के गेट के पास एक बच्चा बैठा होता है। मैं आई वॉज अ वेरी फ्रेंडली पर्सन, और मैं देखती थी कि वो कुछ वाइट रंग की चीज़ के साथ सूखी चपाती रोज़ खा रहा है स्कूल के टाइम में। मुझे याद है मैं उसके पास जाके मैंने उससे दोस्ती करने की कोशिश की। उसका नाम आज भी मुझे याद है, उसका नाम टुक्कू था। और मैंने उससे पूछा कि तुम ये क्या चीज़ खाते हो? तब उसने बताया कि इसका मैं मतलब ये यूज्ड टू ब्रिंग सॉल्ट एंड चपाती फॉर द टिफिन। तो मैं आई वॉज अ वेरी बैड पर्सन इन ईटिंग, सो आई स्टार्टेड गिविंग माई टिफिन टू टुक्कू। एंड स्टार्टिंग में वो काफ़ी रिलक्टेंट था, बट बाद में उसने लेना शुरू किया। एंड आई ऑल्सो स्टार्टेड हेल्पिंग हिम इन हिज स्टडीज़। उस समय मुझे पहली बार पता चला कि टुक्कू को हमारे स्कूल का जो पीयर हेड चपरासी है वो लेके आया है, और उसको वो इसलिए लाया क्योंकि टुक्कू को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ना था और टुक्कू के स्कूल में इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाती। तो मुझे पहली बार पता चला कि ऐसे स्कूल होते हैं, ऐसे बच्चे होते हैं जिनको टिफिन लाना जिनके लिए मुश्किल है, फिर भी वो पढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। आपको लगता है कि इतने सालों में, आप ये 20-25 साल पहले, 30 साल पहले की बात कर रहे हैं, अब जब इंडिया रीडिफाइन का मूवमेंट और आपके साथ कई लोग जुड़े हुए हैं, ये कितना चेंज हुआ है? मुझे उस वक्त नहीं पता था कि मेरी ज़िंदगी इंडिया रीडिफाइन कोई मूवमेंट ऐसा होगा जिसको कि मैं आई विल बिकम अ फेस ऑफ दिस थिंग और इंडिया रीडिफाइन। लेकिन ऐसे इंसिडेंट्स लाइफ में होते गए और इंडिया रीडिफाइन में आज उन्हीं इंसिडेंट्स को लोग जो है, अभी पिछले दिनों अक्टूबर में तीन एक साथ इवेंट्स इंडिया रीडिफाइन के हुए। घाटकोपर के 7 स्लम्स की सफाई कराई गई इंडिया रीडिफाइन के अंदर, और सफाई उन्हीं स्लम के लोगों ने किया जिसमें कि जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है ये चीज़ कि वो लोग ऐसे जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं, जो इस लायक नहीं है कि मूवमेंट या देश के बारे में समझ सके, इस समय तो उनको सहारा देना है, लेकिन उनके भी जीवन में ये चीज़ आ गई। एटलीस्ट वो दे कैन कीप द हाइजीन, दे कैन कीप द क्लीन वाटर। आप जो स्लम्स में एजुकेशन की बात कर रहे हैं, एक चीज़ हमको समझने की ज़रूरत है कि इतने बड़े देश में हम सिविक सेंस और डिसिप्लिन कहाँ पे हिंदुस्तानियों में वो कमियां रह गई हैं जिससे हम ये नहीं कह सक रहे पूरी तरीके से कि हम एक गुड सोसाइटी हैं। ऐसा क्यों है? आज कमी नहीं रह गई है। मैं ये कहूँगी कि 80% लोग शायद हमेशा ही थोड़े नेगेटिव सोचने वाले रहे होंगे। शायद वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि अपनी ड्यूटीज़ को समझते होंगे। 80% लोगों को हमेशा ही सिविक सेंस क्या या जो भी उस टाइम की सोसाइटी थी, सोशल इसमें अपनी किसी भी तरह से अपनी ड्यूटी नहीं लगती होगी। ये चीज़ उन्हीं लोगों ने बदला है जिन्होंने अपनी ड्यूटी समझी, और वो सब नेगेटिव सोचने वाले लोग जो नहीं सोचते थे कि उनकी ड्यूटी है, वो हंसते थे ऐसे लोगों पे जो सिविक सेंस की बातें करते हैं, उनको चेंज किया। मुझे पूरा विश्वास है कि इंडिया रीडिफाइन या ऐसा कोई भी मूवमेंट जो है वो बदलेगा, देश को बदलेगा, हमें खुद को बदलना होगा। मैंने आपके वेबसाइट पे भी पढ़ा है और आपके कई लोगों से बात की है, बिहेवियरल चेंज, इसके क्या माने होते हैं?
बिहेवियरल चेंज का मतलब है कि जो चीज़ डे टू डे लाइफ में उनके आ गई, जैसे कि इंडिया रिडिफाइन के बहुत सारे मेंबर्स ऐसे हैं जो 20 मेरा पहला प्रोजेक्ट था आई केयर फॉर इंडिया, उसमें कुछ एक्टिविटीज ऐसी थी जो लोग विद इन देयर रिसोर्सेज एंड अवेलेबल टाइम लोग कर सकें। उसमें एक एक्टिविटी थी 20% बिजली की बचत करके दिखाओ और 6 महीने का अपना बिजली का वो दिखाओ। इतने शहरों में इतने सारे मेंबर्स ने फॉलो किया कि उसमें क्या उनकी खुद की बिजली की भी बचत होती है, लेकिन उनको जब कोई चीज़ बहुत लार्ज स्केल पे की जाए तो उसका इम्पैक्ट होगा। एक पूरा का पूरा गांव की बिजली आ जाएगी, एक पूरे शहर की बिजली आ जाएगी अगर 20% बिजली की बचत हज़ारों लोगों ने कर डाला तो। ऐसे ही एक एक्टिविटी थी, कोई भी कचरे का ढेर देखो उसकी फ़ोटो खींच के भेजो और उसकी सफाई करा के सफाई के बाद की फ़ोटो खींच के भेजो। अब जो लोगों ने वो चीज़ किया तो उनके बिहेवियर में ये चीज़ आ गया, जहाँ भी वो चीज़ देखते हैं वो लोग ये कोशिश करते हैं कुछ जगह की सफाई हो, वो ये नहीं वेट करते हैं कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के लोग आएँ और उसकी सफाई करें। इनफैक्ट कुछ लोगों को इससे प्रॉब्लम भी हुई है ये करने में, ऐसी चीज़ों को। ये काम आप अर्बन एरिया में ही करते हैं या विलेजेस में भी करते हैं? अब पहले तो अर्बन एरियाज में ही आसान था करना। इंडिया रिडिफाइन मैं नहीं करती हूँ, इंडिया रिडिफाइन का श्रेय उसके सपोर्टर्स को जाता है। तो इंडिया पहले तो अर्बन एरियाज तक पहुँचना आसान था बिकॉज ऑफ इंटरनेट एंड ईमेल्स एंड अदर थिंग्स, लेकिन धीरे धीरे विद इन द ईयर इंडिया रिडिफाइन का ये गाँव तक भी पहुँच गया। अभी महाराष्ट्र के पूरे गाँव के लोगों ने मिलकर गाँव की चीज़ों को सुधारा है इंडिया रिडिफाइन के अंदर। ये समझाते वक्त आपको कहीं रेसिस्टेंस ऐसा नहीं आता है कि माइंडसेट, अलग अलग मुल्क का अलग अलग माइंडसेट होता है, क्या हमारा माइंडसेट आज के इंटरनेशनल लेवल पर कहीं कम है? आप ऐसे समझते हैं? कोई भी चीज़ ऐसी नहीं हुई है जो आज हो गई हो। मैंने आपको पहले भी बताया कि 80 से 85% लोग ऐसे हैं जिनको कि अगर क्विक रिजल्ट नहीं मिलता है तो वो निराशावादी हो जाते हैं, वो आशा छोड़ देते हैं, वो उस चीज़ को में आगे नहीं बढ़ते हैं। लेकिन कोई एक, अगर 100 लोगों में कोई एक पर्सन कुछ अपनी ड्यूटीज करता है, द गुडनेस कमिंग आउट ऑफ इट बिकम्स द मोटिवेटर फॉर ऑल दोज 80 पीपल हु सी दैट वन पर्सन। मैं एक छोटा सा ब्रेक लूँगा रंजना कांति। नाजरीन आप कहीं जाइएगा नहीं, हम वापस आएंगे और पूछेंगे रंजना कांति से लाइटनिंग ऑफ हार्ट्स, दिलों को रोशन बनाने वाला जो फॉर्मूला है वो क्या है। आप फिर वापस आइए, हम आपसे फिर मिलेंगे। नाजरीन आपका इस्तकबाल है। फिर एक बार हम बात कर रहे हैं रंजना कांति से। हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि हिंदुस्तान की 120 करोड़ आबादी के दिलों को रोशन कैसे किया जा सकता है। यू सेड अबाउट लाइटिंग ऑफ हार्ट्स, प्लीज टेल मी अबाउट दैट। मैंने मुझे याद है जब शुरू में इंडिया रिडिफाइन के बहुत कम मेंबर्स को बना पाई थी, तो मुझे एक व्यक्ति मिला, उसने पूछा कि मुझे बताइए कि मुझे क्या फ़ायदा होगा। ये लोग सबसे पहले पूछते हैं ना, कुछ भी मैं करूँगा कोई सोशल वर्क तो मुझे क्या फ़ायदा होगा या मैं कैसे। तो मैंने बोला कि गांधी की जब हम कहानी पढ़ते हैं तो ये कहानी नहीं पढ़ते कि गांधी जी के बैंक बैलेंस क्या था, वो कौन सी ब्रांड के क्या कपड़े पहनते थे। उनकी कहानी भारत से जुड़ी हम पढ़ते थे और उनकी कहानी समाज से जुड़ी हम पढ़ते हैं। या किसी की भी जीसस क्राइस्ट की कहानी सेल्फलेस, उन्होंने समाज के लिए क्या किया। किसी भगवान हो, बड़े बड़े लीडर्स हो, जिसकी भी तुमने कहानियाँ पढ़ी हैं उनकी समाज और उनके देश से जुड़ी कहानियाँ पढ़ी हैं। मुझे ये बताओ तुम्हारी कहानी कब बनेगी भारत से जुड़ी। उसने बोला इसका क्या मतलब हुआ, भारत से जुड़ी मेरी कहानी क्यों बनेगी। हमने कहा क्यों नहीं बन सकती है। भारत से जुड़ी तुम्हारी, चाहे तुमने 2 घंटे के लिए काम किया, 2 दिन के लिए काम किया, 2 साल के लिए काम किया या हमेशा, जितना काम करोगे उतनी बड़ी कहानी बनेगी तुम्हारी। कम से कम किसी को तो तुम एक कहानी बता पाओगे, अपने बच्चों को बता पाओगे, किसी को बता पाओगे, और बड़े काम करोगे तो सबको बता पाओगे। मुझे याद है वो आदमी ने उस दिन वो इतना सारी चीज़ें की। उस समय हमारा एक अभियान चल रहा था कि लोगों को कुछ दिनों तक भूख, अपने खाना नहीं खाना है, उतना खाना किसी न किसी गरीब को खिला के आना है। 10 घरों में एक साथ ये होगा तो 10 घरों के वैसे लोगों को खाना मिलेगा। और अभी दिवाली के ड्यूरिंग एक महिला थी, उसके हस्बैंड एक्चुअली पुलिस में थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी। उन्होंने बोला था कि इंडिया रिडिफाइन का काम मैं कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि इंडिया रिडिफाइन तो इसकी भी बात करती है कि ये नॉन पॉलिटिकल है, साथ में इसकी बहुत सी और भी बातें करती है, तो मैं तो गवर्नमेंट जॉब में हूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ इंडिया रिडिफाइन की। उसकी वाइफ ने बोला कि ठीक है तुम नहीं करो। और उसने, मेरा एक अभियान चल रहा था 1 वुमन 1 साड़ी 1 शॉल वाला, जिसे हम जब जाड़े के दिनों में नॉर्थ में, उसने 40 औरतों को इकट्ठा किया। 40 औरतों ने 40 ऐसी औरतों
औरतों को ढूंढा जिसके पास सिंगल साड़ी थी, उसको साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट एंड शॉल पहनाया। ये दिवाली के एक दिन पहले की बात है। तो इस तरह के अभियान चलते रहते हैं लोगों को, एंड द गुडनेस कमिंग आउट ऑफ इट बिकम्स द मोटिवेटर इन इटसेल्फ। तो यहाँ पे रिएक्शन वो लोग जो यूज़ करते हैं आपके सर्विसेज को, आपके फैसिलिटीज़ को, आपका कंपैशन और केयर वो लोग जो महसूस करते हैं, तो उनका रेसिप्रोकेशन कैसा होगा? बेनिफिशियरी जो है वो खुद वॉलंटियर बन जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो इन लोग, जैसे कि अभी 15 अगस्त को पिछले साल एक अभियान शुरू हुआ था, यूथ कैंपेन था, क्लीन एंड ग्रीन इंडिया। और मेरी एक्टिविटीज़ मैंने बताया ना बहुत छोटी होती है, इतनी छोटी कि किसी का ना समय ज़्यादा जाता है ना रिसोर्सेज उसके लिए बहुत जाते हैं। तो मैंने शुरू किया था कि हर यूथ को 5 घरों में जाना है, उनको 2 साबुन और 1 टूथपेस्ट उनसे मांगना है, और उनको बताना है इंडिया रिफाइन के बारे में कि आपका साबुन और टूथपेस्ट सही, और उनको 5 ऐसी फैमिली को ढूंढना है जिसके स्लम से भी नीचे एरिया में रहते हो, जिनके पास रहने के घर नहीं हो। तुम पता लगाओगे कि वो स्टेशन में रहते हैं, पाइप में रहते हैं, सड़क पे रहते हैं, कहाँ पे रहते हैं, और उन 5 फैमिलीज के पूरा तुम बताओगे कि वो क्या क्या करते हैं, क्या प्रोफेशन में है, भीख मांगते हैं या क्या करते हैं। और उनको 1 हफ्ते तक तुमको ब्रश की आदत और नहाने की आदत उनको डालनी है कि वो नहाएंगे, धोएंगे, ब्रश करेंगे, और 1/4 किलोमीटर एरिया की लंबाई चौड़ाई में जहाँ वो रहते हैं उनके साथ मिलकर तुम सफाई कराओगे। अब सोचिए कितनी छोटी एक्टिविटी है। हाँ। लेकिन जिन लोगों को नहाने की आदत पड़ गई, उन्होंने शायद ये कोशिश की होगी कि कम से कम अपने कमाए हुए पैसे से खाली रोटी नहीं, हो सकता है वो और कुछ कोशिश की हो कि चलो एक साबुन भी खरीदा जा सकता है, नहाया भी जा सकता है, और उसने किसी और को भी मोटिवेट किया हो। तो हर वो पर्सन जो इंडिया रिफाइंड से बेनिफिशियरी होता है वो मेरे लिए वॉलंटियर इंडिया रिफाइंड के लिए बन जाता है। आप ये समझती हैं कि हिंदुस्तान के अवाम में जो बदलाव और जो चेंज और एम्पावरमेंट की बात और दिलों को रोशन करने वाली बात को आप जिस मिशन को लेके चल रहे हैं, वो मिशन किस हद तक मुमकिन है और क्या आसान है ये करना? आसान नहीं है लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। देखिए, भारत 400 साल गुलाम रहा। जिस देश में राजा और रानी ने भी गुलामी स्वीकार कर ली होगी, फिर भी आज़ादी आई थी। एक समय होगा जब आज़ादी की बात करने वालों को पे लोग हंसते होंगे, क्यों कहते होंगे आज़ादी तो आ ही नहीं सकती है। दे वर बॉर्न ड्यूरिंग स्लेवरी, दे डाइड ड्यूरिंग स्लेवरी। जी, तो फिर भी आज़ादी आई ना। रंजना कांति, आपसे ये जो बात हुई, इस नोट पे मैं एक ब्रेक लूँगा। नाजरीन, आप कहीं जाइएगा नहीं, मैं वापस आऊँगा, आकर उस मुद्दे के, उस इशू के बारे में बात करूंगा जिसके सारे हिंदुस्तान में एक मूवमेंट की बात हुई है, एक हंगर स्ट्राइक हुई है दिल्ली में, जिसका एक रिजल्ट भी निकला है। हम उसके बारे में बात करेंगे रंजना कांति से। आप लौट कर आइए। नाजरीन, आपका फिर एक बार इस्तकबाल है हम बदलेंगे देश बदलेगा के इस प्रोग्राम में। हम बात कर रहे थे रंजना कांति से। मैं आपसे जानना चाहूँगा रंजना कांति, ये जो हंगर स्ट्राइक हुई है जंतर मंतर में, और इसके बारे में हिंदुस्तानियों में एक नया जोश, एक उमंग, और ये मूवमेंट करप्शन के ख़िलाफ़ जो हिंदुस्तान में चला है, आप समझते हैं कि ये एक एक्ट के एक बिल बन जाए और हंगर स्ट्राइक हो जाए, इससे हमारे अंदर वो क्रांति, वो बदलाव आएगा जिसकी हम अपेक्षा रखते हैं, जो चाहते हैं कि हम हिंदुस्तान में बदलाव आए, करप्शन सही मानों में ख़त्म हो जाए? देखिए, अन्ना हज़ारे जी एक बहुत ही सेल्फलेस व्यक्ति हैं। मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ, और हर तरह से उनके इस मूवमेंट में, हंगर स्ट्राइक में, न सिर्फ मैंने, इंडिया रिफाइंड के सपोर्टर्स ने हर तरह से सहयोग किया, हर तरह से उनके अभियान के साथ उनके सपोर्टिव रहे। लेकिन ये कहना कि इस एक हंगर स्ट्राइक से क्या बदलाव आएगा, दिस इज समथिंग लाइक आस्किंग वाज झांसी की रानीज एफर्ट गुड इनफ फॉर इंडिपेंडेंस। देखिए, इंडिपेंडेंस लाने में बाद में महात्मा गांधी ने, भगत सिंह ने, काफ़ी लोगों ने सेम मोटिव के लिए काम किया, लेकिन आप ये तो नहीं कह सकते कि झांसी की रानी, शी पुट हर एफर्ट्स फॉर ब्रिंगिंग इंडिपेंडेंस, बट इंडिपेंडेंस जो है उसके सेम मूवमेंट में बहुत सारे लोगों ने काम किया आगे जाके। तो किसी एक व्यक्ति या एक कुछ दिन के हंगर स्ट्राइक से या एक बिल से मुझे नहीं लगता है सब कुछ हो जाए। सब कुछ तभी होगा जब भारत का हर व्यक्ति जो है वो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनेगा। वो चाहेगा कि वो कल के भारत को तैयार करे जो खुशहाल हो, साफ हो, क्लीन, ग्रीन, हैप्पी, एजुकेटेड, मोटिवेटेड, अवेयर्ड, अवेकेंड, प्रॉस्पेरस, यूनाइटेड, सब कुछ हो। आपकी वोकैबुलरी की दाद देना पड़ेगा, लेकिन एक बात आपको मानना पड़ेगा कि ये जो मूवमेंट था, इस मूवमेंट ने वो काम कर दिया है कि पहला स्टेप जो होता है, मैं आपसे बात से पूरी तरीके से मुत्तफिक हूँ कि एक स्टेप से
पूरा काम होता नहीं है, कई लोगों को जुड़ना पड़ेगा। लेकिन एक बात और आपको देखना पड़ेगा कि हमारे पास 63 साल से एक कॉन्स्टिट्यूशन है, पार्लियामेंट है, और हम जिन लोगों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं वो लोग हमारे ही सेलेक्टेड इलेक्टेड लोग हैं। तो कहाँ पर किसकी ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है? जो आग है, करप्शन की जो आग है, वो आग में आपको नहीं लगता कि हम हिंदुस्तानी, आम हिंदुस्तानी, पॉलिटिकल सिस्टम एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, ये तीनों मिलके ईंधन बन के एक दहकती हुई आग को हमने तैयार किया है, जिसको बुझाने का काम हिंदुस्तानी आवाम को करना पड़ेगा। बिल्कुल, हिंदुस्तान के आवाम के बिना कुछ नहीं हो सकता है। सबसे हिंदुस्तान के आवाम का आपने देखा, ये हिंदुस्तान के आवाम ने एक साथ दिया तो एक बिल पास हो गया। वैसे ही हिंदुस्तान के आवाम को हमेशा ही इस आपने जो बोला, कुछ एक मूवमेंट की शुरुआत हुई। शुरुआत होना इज समथिंग लाइक कि कोई किसी गाड़ी का इंजन स्टार्ट हुआ, लेकिन गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल चाहिए, और पेट्रोल हमेशा चाहिए चलने के लिए। सिर्फ उसको इग्नाइट करना, स्टार्ट करना काफी नहीं है। इसलिए हिंदुस्तान की जनता को हमेशा ही इन चीजों में साथ देना होगा, सिर्फ उंगली उठा के नहीं, सिर्फ दूसरों को करप्ट बना के नहीं, लेकिन अपनी खुद की जिम्मेवारी देश के लिए क्या है ये सोच के। आम आदमी को यहाँ से एक डायरेक्शन मिलने की गुंजाइश है। आप समझते हैं कि इस मूवमेंट के बाद एक पॉजिटिव डायरेक्शन मिलने की गुंजाइश है, या सिर्फ ये जैसे वर्ल्ड कप का मैच हुआ उसमें लोग रोड पे निकल के आ गए, हिंदुस्तान की जीत जो श्रीलंका के ख़िलाफ़ हुई उसमें रोड पे निकल के आ गए, एक सेलिब्रेशन का टाइम था। आप महसूस करते हैं कि ये जो एक्ट हुआ है उससे उस किस्म की एनर्जी हमारे मुल्क को सुधारने के लिए, लोगों में बदलाव पैदा करने, जो काम आप लोग कर रहे हैं उस काम में मदद मिलेगी? मदद तो बिल्कुल मिलेगी। उन्होंने इस वक्त वो कर दिखाया जो बिल्कुल नामुमकिन था। मैं कहूँगी कि इस मूवमेंट से बहुत फ़र्क पड़ा, लेकिन इसको हमेशा रखने के लिए, हमेशा लोगों को मोटिवेटेड रखने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है कि उस मोटिवेशन के लिए हमेशा उनको ये दिखाना होगा कि सम गुडनेस इज़ कमिंग आउट ऑफ इट। What goodness can come out of it? Not only corruption is one of the issues for India's happiness. बहुत सारे और भी इश्यूज है ना, उसके लिए उनको लोगों को भी योगदान देना होगा। चाहे कितने भी नंबर ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आ जाए, चाहे कितने भी नंबर ऑफ एनजीओज आ जाए, चाहे कितने भी कॉर्पोरेट्स आ जाए, लेकिन देश की जनता 120 करोड़ है, तो 120 करोड़ लोगों को साथ देना होगा कुछ भी करने के लिए। आपको लगता है कि आज तैयार है हिंदुस्तान मुहिम, इस किस्म के अभियान को चलाने के लिए? और ये जागरूकता, शायद ये मीडिया का कोई बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा कि अवेलेबल ऑफ कम्युनिकेशन होने की वजह से ये इम्पैक्ट आया है? मैं कहूँगी जब जागे वही सवेरा। दुनिया में कोई भी कल ऐसा होगा, कब हम तैयार होंगे? हम हर समय तैयार हैं, जनता हर समय। एक्चुअली हिंदुस्तान में मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं भारत एक खुशहाल देश बने। उनको किसी मोटिवेशन की ज़रूरत है, उनको इग्नाइट करने की ज़रूरत है, उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताने की ज़रूरत है। और अभी जो अन्ना हज़ारे जी ने किया, उनको मोटिवेट ऑलरेडी कर दिया है। इस वक्त भारत को ज़रूरत है वो सब लोग जो मोटिवेटेड हैं, जो चाहते हैं हिंदुस्तान एक खुशहाल देश बने, उनको इस मोटिवेशन को, इसको कैसे वो कायम रखें, कैसे ये आग उनकी बुझ नहीं पाए, इसकी ज़रूरत है। अब आग को बुझने नहीं देना है, वो गर्मी, वो जज्बा कायम रखने के लिए एक ख़ास चीज़ की ज़रूरत होती है, वो होता है अवेयरनेस कैंपेन्स एंड लॉट ऑफ फंड्स। एंड जो कॉरपोरेट सेक्टर है, ये लोगों की जिम्मेदारी ज़्यादा है। मैं समझता हूँ कि आपको, ये लोगों के पास वो रिसोर्सेस हैं जिनसे कई लाख लोगों की ज़िंदगियों में वो रोशनी आ सकती है। आपको नहीं लगता कि ये लोग जो काम कर रहे हैं उसमें और तेज़ी आनी चाहिए? बिल्कुल लगता है, और तेज़ी आनी चाहिए। कॉर्पोरेट्स की जिम्मेवारी सबसे ज़्यादा है इस देश में कुछ भी करने के लिए। बिल लिंडा फाउंडेशन ने बहुत कुछ अच्छे काम किए हैं, और भी लोग बहुत सारे हैं जिन्होंने किया है। रतन टाटा ने बहुत सारे अच्छे काम किए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि एनजीओज हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, दे वर्क विद इन अ स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट and the overall impact is somewhere lost. Overall impact is lost because they have not used the potential of individuals. They have not used to do anything. That is what India Redefined is trying to do. You mean to say the NGOs are failing to motivate people? No, they are. You mean to, because they are having limited objectives?
आप ये समझते हैं कि उन लोगों का they have limitation of funds, limitation of people, limitation of people who can support them. This all limitation will always be there in any kind of philanthropic act. What I am trying to say that this kind of movement and all, if people work along with the NGOs, their support will increase. अच्छा. NGOs are, see, three things are there in India Redefined. I will repeat that. Please. We have always put that in our Please. this thing, that we have left governance to people who are not our representatives. We have left policies to people who do not feel they are accountable to us, and we have left all the other problems like slums, like literacy, like environment to NGOs and social workers who are struggling without our support. And who are we? We are Indians. We are Indian people. Yeah. Why we have left everything to all? We think that all the duties and responsibility is of anyone but us. वो किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी तो नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे तो सिर्फ अधिकार हैं। कई किस्म के स्कीम्स होते हैं गवर्नमेंट के, वो स्कीम्स की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होती है। और फंड्स का जहाँ तक सवाल है, कोई एनजीओ इतना फंड नहीं इकट्ठा कर सकता जिससे किसी जगह को पूरी तरीके से बदला जा सके। एक कंसिस्टेंट कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ फंडिंग और एक ऑर्गेनाइज्ड मशीनरी का काम करना ज़रूरी है। हमारी गवर्नमेंट है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, इन लोगों की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है और हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं एज एन एनजीओ। तो आप इस बात को कैसे देखेंगे, तालमेल जो होता है ये गवर्नमेंट और एनजीओज़ के बीच में, आम आदमी के बीच में तालमेल है हिंदुस्तान में? अभी फिलहाल तालमेल नहीं है। आम हिंदुस्तानी जो है वो यही सोचता है कि ये जिम्मेवारी उनकी है, वो सिर्फ बेनिफिशरी है। मैं कह रही हूँ कि बेनिफिशरी जो है वो खुद वॉलंटियर बने। हर हिंदुस्तानी जो है वो अपने आप को वॉलंटियर, सी इंडिया इज नॉट लाइक अ स्टेडियम ऑफ अ मैच वेयर फ्यू प्लेयर्स कैन प्ले द मैच। Okay, India is owned by all of us. It is our India. You know, we cannot be mute spectators. हम बैठ के खाली इस गेम को देखने नहीं वाले हैं। और इंडिया की हार और जीत डिपेंड करती है हर इंडिया का नागरिक जो है वो अपने गेम को कैसे खेलता है, उस पर डिपेंड करती है इंडिया की खुशहाली।